स्वागत है। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो दशकों पुराना एक तनाव है, उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इस काफ़ी पेचीदा रिश्ते की परतें खोलती है। हमारा मकसद ये है कि इस पूरी राइवलरी की जड़ें क्या हैं, इसके अलग-अलग मोर्चे क्या हैं, परमाणु, प्रॉक्सी, साइबर और जो हाल में हुआ उसे समझें ताकि पूरी तस्वीर थोड़ी साफ हो। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़ाई ना ज़्यादातर पर्दे के पीछे लड़ी जा रही है। मतलब प्रॉक्सी वॉर है, सीक्रेट ऑपरेशंस हैं, साइबर हमले हैं। अभी तक कोई सीधी फुल स्केल जंग नहीं हुई है, पर हाँ, हालात बहुत ही नाजुक हैं। हाँ, जरा सी भी चूक और मामला बिगड़ सकता है। तो फिर इस तनाव के बिल्कुल सेंटर में क्या है? मतलब बुनियादी मुद्दा क्या है? देखिए, दो चीज़ें हैं मुख्य तौर पर। एक तो विचारधारा और दूसरा सुरक्षा। ईरान जो है वो इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं मानता, उसे एक नाजायज कब्जा समझता है। अच्छा। और वहीं इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से खतरा महसूस होता है। और ये जो ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों को सपोर्ट करता है, इजराइल इसे अपने वजूद के लिए सीधा खतरा मानता है। तो एक तरह से ये रीजनल पावर की लड़ाई भी है। यानी दोनों के अपने गहरे डर और अपनी अपनी वजह हैं। चलिए इसके अलग-अलग हिस्सों को देखते हैं। सबसे पहले ये परमाणु तनाव, ये तो हमेशा ही खबरों में रहता है। हाँ, ये शायद सबसे विस्फोटक पहलू है। ईरान हमेशा कहता है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, मतलब बिजली बनाने के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए। हम्म लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देशों को ये शक है, गहरा शक है, कि ईरान असल में परमाणु बम बनाने की फिराक में है, या कम से कम उसकी क्षमता हासिल करना चाहता है। और इसी शक के चलते इजराइल ने कुछ कदम भी उठाए हैं। हाँ, माना जाता है कि इसी वजह से इजराइल ने ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, जैसे नतान्ज, वहाँ साइबर अटैक करवाए या हमले किए, और उनके वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया गया है। ये सब गुप्त ऑपरेशंस का हिस्सा है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, परमाणु चिंताएं तो हैं ही, लेकिन आपने प्रॉक्सी युद्ध का जिक्र किया था। ये इस संघर्ष का एक और बड़ा आयाम लगता है ना? ये कैसे चलता है, ये पर्दे के पीछे की लड़ाई? हाँ, ये बहुत बहुत अहम है। प्रॉक्सी मतलब आप सीधे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि किसी और के जरिए, किसी दूसरे ग्रुप या देश के जरिए अपने दुश्मन को कमजोर कर रहे हैं या उस पर हमला कर रहे हैं। जैसे ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, पैसा, हथियार सब देता है। गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद हैं। फिर सीरिया, इराक, यमन, यहाँ भी कई हथियारबंद गुट हैं जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। और ये गुट इजराइल के लिए लगातार मुसीबत खड़ी करते हैं। बिल्कुल, ये ईरान का तरीका है इजराइल पर दबाव बनाए रखने का, बिना सीधे जंग के जोखिम के। और इजराइल क्या करता है इसके जवाब में? वो चुप तो नहीं रहता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इजराइल अक्सर सीरिया में जो ईरानी ठिकाने हैं, या जहां हथियार रखे जाते हैं, या जो काफिले जाते हैं, प्रॉक्सी गुटों तक हथियार पहुंचाने, उन पर हवाई हमले करता है। कोशिश यही रहती है कि ईरान की पहुंच रोकी जाए, उसकी प्रॉक्सीज तक सप्लाई लाइन काटी जाए। तो ये एक तरह की लुका छिपी है, लेकिन काफी खतरनाक। हाँ, बिल्कुल, और बहुत खूनी भी। अच्छा, तो ये सिर्फ मिसाइल और सेना की लड़ाई नहीं है, मतलब कोड्स और हैकिंग की भी लड़ाई है। ये साइबर मोर्चे पर क्या चल रहा है? निश्चित रूप से आज के जमाने में साइबर वॉरफेयर एक बड़ा मैदान बन गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर साइबर हमले किए हैं, ये कम से कम आरोप तो लगाए ही हैं। जैसे वो स्टक्सनेट वायरस। हाँ, स्टक्सनेट एक बड़ा उदाहरण था, जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाया था। फिर ईरान पर भी आरोप लगे कि उसने इजराइल के पानी सप्लाई सिस्टम या गैस स्टेशंस को हैक करने की कोशिश की। ये चलता रहता है। और इसके साथ वो हत्याएं और हमले भी। हाँ, ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याएं सीरिया वगैरह में, ईरानी सैन्य सलाहकारों पर हमले, ये सब मिलकर एक शैडो वॉर, एक छाया युद्ध बनाते हैं जो लगातार चल रहा है। और अभी हाल में अप्रैल 2024 में जो हुआ, उसने तो जैसे इस छाया युद्ध से पर्दा ही हटा दिया। वो तो अभूतपूर्व था। बिल्कुल, अप्रैल 2024 एक टर्निंग पॉइंट था। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ, जिसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल की जमीन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागीं। हालांकि ज्यादातर को रोक लिया गया था। हाँ, ज्यादातर नाकाम रहे, लेकिन ये ईरान की रणनीति में एक बड़ा शिफ्ट था। प्रॉक्सी से हटकर सीधा हमला। और फिर जवाब में इजराइल ने भी ईरान के अंदर एक एयरबेस के पास एक लिमिटेड स्ट्राइक की। इसने सीधे टकराव का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और 2023 का जो इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ, उसका क्या असर पड़ा इस पूरे समीकरण पर? उसने इस तनाव को और भड़का दिया है। ईरान ने खुलकर हमास का समर्थन किया, और उधर इजराइल अब रीजन में
ईरानी असर को कम करने के लिए और ज्यादा आक्रामक हो गया है। अब देखिए, लेबनान इजराइल सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ लगभग रोज झड़पें हो रही हैं। माहौल बहुत गर्म है। दुनिया के बाकी देश, खासकर बड़ी ताकतें, इस पर कैसे रिएक्ट कर रही हैं? अमेरिका तो पारंपरिक रूप से इजराइल का मजबूत सहयोगी है, उसकी सुरक्षा के लिए कमिटेड है। लेकिन वो भी एक बड़े युद्ध से बचना चाहता है, तो तनाव कम करने की बात करता है। और रूस चीन? रूस और चीन के ईरान से रिश्ते बेहतर हैं। वो अक्सर अमेरिका के दबाव का विरोध करते हैं और डिप्लोमेसी की बात करते हैं। और जो खाड़ी के अरब देश हैं, जैसे सऊदी अरब, वो ईरान के बढ़ते प्रभाव से चिंतित तो हैं, लेकिन इजराइल के साथ उनके रिश्ते सामान्य होने के बावजूद अभी भी थोड़े जटिल और सतर्कता वाले हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? आगे क्या लगता है आपको? ये तो साफ है कि लड़ाई कई लेवल पर चल रही है। संघर्ष है, ये जारी रहेगा। दोनों बड़े देश शायद अब भी एक सीधी फुल स्केल जंग से बचना चाहेंगे, क्योंकि उसके नतीजे क्या होंगे कोई नहीं कह सकता, और वो विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन खतरा तो बढ़ गया है। हाँ, खतरा बढ़ गया है। अप्रैल 2024 ने दिखा दिया कि एक गलत कैलकुलेशन या कोई उकसावे वाली हरकत स्थिति को बहुत तेजी से बिगाड़ सकती है। सीधे टकराव का जोखिम अब पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक है। यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या अप्रैल 2024 के उन सीधे हमलों ने हमेशा के लिए खेल के नियम बदल दिए हैं? क्या अब वो जो प्रॉक्सी और सीधे टकराव के बीच एक धुंधली सी लाइन थी, वो और भी मिट गई है? शायद आगे क्या होगा, इसका जवाब इसी सवाल में छुपा है।